हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर में प्रोजेक्ट अप्रेजल देखेंगे कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, जहां प्रोजेक्ट प्रमोटर के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्रोच किया जाता है कि आर्थिक मदद मिले ताकि हम प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करें, इस्टेब्लिश करें, तो बैंक यूं ही फाइनेंस तो करती नहीं है। वो जब तक सिक्योर्ड नहीं होगी, इंश्योर्ड नहीं होगा कि हर तरह से ये प्रोजेक्ट वायबल है, प्रोजेक्ट फिजिबल है, प्रोजेक्ट का फ्यूचर ब्राइट है, हम जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो सिक्योर्ड होगा, इन तमाम बातों से आश्वस्त होना चाहती है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नतीजा प्रोजेक्ट प्रमोटर की तरफ से जो डीपीआर सुपुर्द किया गया बैंक को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कि भाई देखिए हमारा प्रोजेक्ट प्लान ये है, हमारे प्रोजेक्ट का ये फ्यूचर है, आप इसको स्टडी करें और हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। तो इस बात के लिए जब अप्रोच करता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा उस डीपीआर के आधार पर प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिटेल एग्जामिनेशन परीक्षण करते हैं ताकि प्रोजेक्ट में कितनी सत्यता है उनके डीपीआर में उसका मूल्यांकन हो और वो सजेस्ट कर सकें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है इस प्रोजेक्ट को, और साथ ही साथ अगर कोई करना है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ रखना है, क्या कोवेनेंट्स, रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स रखना है यानी कंडीशंस, वो तमाम बातों को बैंक के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा तय किया जा सके। तो इसीलिए मीनिंग के तौर पर हम कहें तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन मेड बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस on the basis of DPR submitted by the promoters to ensure the money lending institution about potentiality of project in all respect, and investment made to this will go no in vain. It will produce substantial return to all the contributories and stakeholders, है ना। यानी प्रोजेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है इसके अंतर्गत, और ये इंश्योर किया जाता है कि इसमें इन्वेस्ट करना व्यर्थ नहीं होगा बल्कि सब्सटेंशियल रिटर्न देगा। इससे कंसर्निंग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी कंट्रीब्यूटरीज हैं, वह सेफ पोजीशन में होंगे। अगर बैंक इसको फाइनेंस करने का निर्णय करती है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इस बात का इजाज़त देगा कि समय पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट वगैरह करने में प्रोजेक्ट सक्षम होगा। जब इन तमाम चीज़ों से इंश्योर हो जाता है तब बैंक जो है रिकमेंड करती है फाइनेंसिंग के लिए, एक्सपर्ट रिकमेंड करता है बैंक को फाइनेंस करने के लिए। तब फाइनेंसिंग जो एग्रीमेंट है प्रोजेक्ट प्रमोटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों के बीच होता है कि किन किन शर्तों पे उसको फाइनेंस किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंतर्गत बैंक के एक्सपर्ट्स के द्वारा जिन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है उसी एस्पेक्ट्स को हम लोग इसमें देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें सबसे पहला है टेक्निकल एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट है टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी टेक्निकली साउंड है या नहीं प्रोजेक्ट, जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्लांटेशन, प्लांट लेआउट, साइट, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर विदेश से कोई कोलैबोरेशन हुआ है टेक्निकल तो उसका कोलैबोरेशन एग्रीमेंट क्या कहता है, कोई टेक्निकलिटी या कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से एक कोलैबोरेशन टूट जाए आसानी से। इसके अलावा स्केल ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी किस लेवल तक होगा और किस लेवल पर शुरुआती दौर में ऑपरेट किया जाएगा, फिर कैसे कैसे उसको बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सिलेक्शन ऑफ एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को किस तरीके से एक्वायर किया जाएगा, हायर बेसिस पर होगा या खुद से खरीदेंगे तो उसका इवैल्यूएशन किस आधार पे किया गया, उसके प्रॉफिटेबिलिटी, उसके रिस्क फैक्टर्स को कितना कंसीडर किया गया, है ना। साथ ही साथ जिस साइट और लोकेशन पे प्रोजेक्ट है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, वह जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है वह अवेलेबल है या नहीं है,
तो ये तमाम जो टेक्निकल बातें हैं इसको इसके आधार पर देखा जाता है कि प्रोजेक्ट वायबल होगा फ्यूचर में और आसानी से सक्सेस होगा और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करेगा। तो इन तमाम दृष्टिकोण से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एग्जाम करता है, डिटेल एग्जामिनेशन करता है कौन, प्रोजेक्ट का जो एक्सपर्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो। सेकेंड है कॉमर्शियल आस्पेक्ट, प्रोजेक्ट के द्वारा जो प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट होगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्ट्री लेवल दूसरे प्रोडक्ट के तुलना में, जो सब्स्टिट्यूट है या अदर कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसके तुलना में कंपैरिजन में ये कितना सेटिस्फैक्ट्री दे पाएगा, है ना। और प्रोडक्ट मिक्सिंग, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तो उसका मिक्सिंग कैसे होगा, यानी अगर 1 लाख सेल्स है तो इसमें प्रोडक्ट ए टाइप प्रोडक्ट का कितना प्रोपोर्शन होगा, बी टाइप का कितना होगा, सी टाइप प्रोडक्ट मिक्स क्या है। डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होगा, सप्लाई का तरीका क्या होगा और डिमांड का एनालिसिस का तरीका क्या हुआ, यानी कहने का मतलब डिमांड का जो फॉरकास्टिंग किया गया प्रोजेक्ट प्रोमोटर की तरफ से, वह फॉरकास्टिंग का बेसिस क्या था, क्या वह रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि नहीं फॉरकास्टिंग का डेटा, तो उसको देखना। और उसके बाद जो डिमांड के अनुसार सप्लाई का चैनल तय किया गया डिस्ट्रीब्यूशन का, वो साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली करेक्ट है या नहीं, है ना, फिजिबल है या नहीं। प्रोडक्ट का कॉस्टिंग, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका कॉस्टिंग क्या होगा, चूँकि कॉस्ट पे प्राइस डिपेंड करता है। अगर प्राइस कम्पिटेंट नहीं हुआ तो मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करना डिफ़िकल्ट होगा, है ना। तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, इस दोनों को भी एग्जामिन करता है कि भाई कौन कौन सा फैक्टर कॉस्ट के लिए कंसीडर किया गया और वो रिलायबल फॉर्म में है कि नहीं। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना ऐड किया जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, गवर्नमेंट की इस संबंध में नीति क्या है प्राइस पे कंट्रोल से संबंधित, वो नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह है या कोई विशेष प्रकार का कंट्रोल उस प्रोडक्ट के ऊपर होगा। चूँकि अगर वो प्रोडक्ट ऐसे चीज़ से रिलेटेड है जो जैसे ड्रग्स के मामले में लाइफ सेविंग ड्रग्स है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसका एबनॉर्मल प्राइस गवर्नमेंट ने होने से रोकती है और कहती है कि नहीं, इसको मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया जाए मार्केट में, चूँकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है। इसी तरह प्रकार से अन्य जो प्रोडक्ट जो अति आवश्यक हैं सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, तो ऐसे प्रोडक्ट पर प्राइस कंट्रोल सीधा गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं तो उसके संबंध में क्या पॉलिसी है ना। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट एक्सपेंशन इन फ्यूचर, इस प्रोडक्ट का लाइकिंग बढ़ेगा और मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, यानी लोकेलिटी से अलग जाकर के इवन अब्रॉड भी डिमांड हो सकता है कि नहीं, एक्सपोर्ट का परिस्थिति आ सकता है कि नहीं। इन तमाम एंगल से हाउ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट विल बी कॉमर्शियलाइज्ड, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स कॉमर्शियलाइजेशन, दैट point is examined under this commercial aspect. Clear? अब हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट को देखें। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत मेन देखा जाता है कि ये इकोनॉमिकली कितना वायबल है, यानी नेशंस ओरिएंटेड है या नहीं, यानी हमारे देश के इकोनॉमी में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा और किस हद तक करेगा। नेशंस इकोनॉमी को एक्सपैंड करने में, कैपिटल इम्प्रूवमेंट में किस प्रकार से ये कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो इसके लिए हम लोग उसकी प्रोडक्टिविटी देखेंगे, चूँकि जीडीपी जो निकाला जाता है टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के आधार पर, तो उस संदर्भ में इसकी प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा प्रोडक्शन इसका क्या होगा। दूसरा, कैपिटल के प्रत्येक यूनिट से कितना प्रोडक्शन वो कर सकता है, ये एबिलिटी देखा जाएगा। प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जो भी कैपिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑल आर लिमिटेड फॉर एवरी बिजनेस प्रोजेक्ट। सा ये रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट मेन फीचर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, बिजनेस प्रोजेक्ट का। हमारे पास सीमित साधन है, उसका अगर वाइजफुली या रैशनली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया तो प्रोजेक्ट की ये कमी मानी जाएगी। तो ये देखना है कि वो किस प्रकार से दिखा रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, डीपीआर में, कि हम रिसोर्सेज के कैसे एलोकेशन करेंगे, उसका डिसबर्समेंट कैसे करेंगे और कैसे उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन बिजनेस इंटरेस्ट में और नेशन के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में कर पाएगा। कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स जीडीपी एंड नेशंस इकोनॉमी, है ना।
फॉरेन एक्सचेंज जनरेशन, अगर एक्सपोर्ट की संभावना है तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अगर ये इंपोर्ट बेसिस रॉ मटेरियल का कंजम्पशन इस प्रोजेक्ट में होगा तो फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगा। यानी देखना है कि ये फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करेगा, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में सक्षम होगा ये प्रोजेक्ट या उसके खपत में। तो इस तरह से हम लोग उसके फॉरेन एक्सचेंज जनरेशन में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा इसका मेजरमेंट करते हैं। और ये प्रोजेक्ट के जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो पाता है और टैक्स रेवेन्यू जनरेशन प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसके स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर डिमांड इस प्रोजेक्ट का बढ़ेगा, नेचुरली हायर लेवल पर कैपेसिटी लेवल पर प्रोडक्शन होगा, और जब भी प्रोडक्शन का साइज बढ़ेगा डिमांड के साइज के अनुसार से तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, है ना। नाउ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें हम लोग फाइनेंशियल साउंडनेस के साथ साथ जो पोटेंशियलिटी ऑफ रिटर्न है उस प्रोजेक्ट का भविष्य में इनकम के रूप में, प्रॉफिट गेन के रूप में, उसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का कैपिटल कॉस्ट, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड इन व्हाट बेसिस, किस तरह से उस एस्टिमेशन को किया गया है, क्या उसमें कोई कमी है एस्टिमेशन प्रोसेस में, यानी एक्यूरेट प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेशन है या नहीं, इसको जज करना। फिर वो उस प्रोजेक्ट कॉस्ट कैपिटल रिक्वायर्ड जो निकलेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए, तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है वो कौन कौन सा है, इक्विटी शेयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यानी डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो प्रोजेक्ट कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए यूज में लाए जाएंगे, वो कौन कौन से सोर्स बताया जा रहा है प्रोजेक्ट में। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान, ये टोटल जो कैपिटल मिक्सिंग होगा डेब्ट फंड और इक्विटी ऑनर्स फंड का, उसका मिक्सिंग रेशियो क्या रखा जा रहा है, क्या इस स्ट्रक्चर से लोन फाइनेंसर जो भी होंगे, लोन मॉर्गेजर, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले, उनका हित इंटरेस्ट कितना सुरक्षित होगा, वो कितना अपने को सेफ महसूस करेंगे, है ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर पर अगर लोन का अमाउंट ज़्यादा दिखाया जा रहा है स्ट्रक्चर में डेब्ट कैपिटल को, तो वो तो असुरक्षित महसूस करेंगे। ऑनर का अगर ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो सुरक्षित महसूस करेंगे। तो बैंक को फाइनेंस करना का डिसीजन आसान हो जाता है कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चरल पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल का टोटल रिक्वायरमेंट किस प्रकार से, कौन से अप्रोच से एस्टिमेट किया गया है, वो रिलायबल है कि नहीं है। अगर जो रिलायबल है तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, एलोकेशन जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में, लाइक इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्ट करेगा, कैश बैलेंस कितना मेंटेन करेगा, अकाउंट रिसीवेबल में कितना, यानी लेवल ऑफ डिफरेंट करंट एसेट्स और कोर करंट एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में जानना। और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन, ये अगले 4 साल 5 साल या कमिंग पीरियड ऑफ टाइम में कब कैसे कैसे ग्रेजुअली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। वो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोजेक्ट जो होगा ट्रायल ईयर होगा, ट्रायल ईयर में क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा, फिर ट्रायल ईयर के नेक्स्ट ईयर में कितना इंप्रूवमेंट ग्रोथ दिखा रहा है, और उसके आगे कैसे अगले 4-5 साल तक जो प्रोजेक्शन किया गया है फ्यूचर का, है ना। तो प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिखा रहा है, वह इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट की किस पोजीशन को, वो पोटेंशियल है कि नहीं और रिलायबल है कि नहीं, इस बात को जांचना। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इनकमिंग एंड आउटगोइंग का जो ट्रेंड्स है उसको कैसे दिखाया जा रहा है, अगले 4 से 5 साल तक कैश का इनकमिंग कहाँ से होगा, कैसे कैसे कितना आएगा, कहाँ कहाँ किस मद में जाएगा, कब कितना कैश का बैलेंस दिखाया जा रहा है, कोई कैश डेफिसिट है तो उसको कैश डेफिसिट को पूरा करने का कौन सा प्रोसेस अपनाएगा, अगर सरप्लस कैश है तो उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होगा। ये तमाम जो कैश मैनेजमेंट पॉलिसी है और कैश फ्लो मैनेजमेंट पॉलिसी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी है, इन तमाम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ध्यान में, पॉइंट्स को ध्यान में रख करके तब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का मेजरमेंट किया जाता है। अगर ये रिलायबल दिखा तो स्वाभाविक है कि बैंक संतुष्ट होगा और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ कभी कभी एक्सपर्ट का भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर उस प्रोजेक्ट में कोई कमी है एक्सपर्ट का तो उसको फाइनेंशियल टेक्निकल नो हाउ का भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये सारा डिसीजन वो लेने के पहले इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखेगा। नेक्स्ट फिफ्थ जो एस्पेक्ट है वो मैनेजरियल एस्पेक्ट है, यानी कितना साउंड मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रोजेक्ट का रहने वाला है, यानी इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, यानी प्रोजेक्ट टीम से परिचय और उनका पास्ट
जो परफॉर्मेंस या पास्ट एक्सपीरियंस है वो एसेस करना, और उनके डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इनको जज करना। लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं मैनेजरियल अथॉरिटीज़ में, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना। तो एक हायरार्की के अंतर्गत जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको उनमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। फोर्ट साइटनेस यानी दूरदर्शिता, आगे को देख सकें, मिशन विजन के प्रति कितना वो शार्पनेस है उनका सोच में, इससे अवगत होना। कमिटमेंट यानी डिवोशन जो संस्था के प्रति होनी चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के प्रति जो एफर्ट्स होना चाहिए वो कमिटमेंट के साथ है कि नहीं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में अधिकारियों का ठीक मेल कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा कि नहीं। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन चैनल्स क्या कहता है, इंफॉर्मेशन को जो कम्युनिकेट एक दूसरे को करना है, रिपोर्टिंग करना, उसका चैनल्स कौन सा है, कौन सा तरीका होगा। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट टू हुम एंड विच टाइप ऑफ रिपोर्ट विल बी प्लेस्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। इसका जो प्रॉपर चैनल होता है कम्युनिकेशन का वो क्या होगा, उसके बारे में डिटेल जांचना। उसके बाद छठा एस्पेक्ट सोशल एस्पेक्ट्स है, यानी ये प्रोजेक्ट जहाँ जिस लोकेलिटी में जिस साइट में बैठेगा उस एस्टेब्लिश किया जाएगा, उस साइट के जो लोकल कम्युनिटी है उसके वेलफेयर में या समाज के, चूँकि समाज से ही सारा चीज़ ले रहा है, वो रिसोर्सेज जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो सोसाइटी से अवेल हो रहा है। तो लेबर समाज के लोग हैं, काम करते हैं, उसके अंदर कैपिटल इकट्ठा किया उन्होंने शेयर्स बेच करके या बॉन्ड्स बेच, डिवेंचर बेच के, तो वो तो सब सोसाइटी के ही लोग थे। तो रिसोर्सेज सोसाइटी का यूज हो रहा है, तो सोसाइटी के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल कितना है, प्रोजेक्ट कितना खरा उतरता है सही, उसके वेलफेयर के लिए इसको देखना। यानी कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रति इसका ओपिनियन या सोच क्या रखा है, तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर वो पब्लिक प्रोजेक्ट है तो नेचुरली सबके वेलफेयर के लिए होता है। अगर बिजनेस प्रोजेक्ट है तो ये देखना है कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वो कौन सा एक्टिविटीज़ कर रहा है। न्यू बिजनेस जनरेशन इन द लोकेलिटी, वो इस प्रोजेक्ट के उस लोकेलिटी में एस्टेब्लिश होने से नया कौन तरह का बिजनेस जनरेट हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि कोई भी बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, वहाँ अगर इंडस्ट्रियल कोई सेटअप देते हैं तो उस लोकेलिटी में हो सकता है। टाटा को ले लीजिए आप, जमशेदपुर में पावर अपना है, पूरा पावर शहर को सप्लाई देता है, वो अपना पावर यूनिट सेटअप किया तो उस सोसाइटी के लोगों को बिजली का बहुत ज़्यादा सुविधा मिल गया। रोड अपना से बनाया, इस तरह का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, टाटा धर्मशाला है, हर जगह हर तरह का जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उसको समाज को बराबर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे अगर उससे कोई इन्वायरमेंट जो वायुमंडल है वो पॉल्यूशन अगर होता है तो उसके प्रोटेक्टिंग के लिए कितना कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है, साथ ही साथ उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना। तो इस प्रकार का जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉई का है उसके प्रति कितना है, एम्प्लॉई का कौन कौन सा फैसिलिटी उसको प्रोवाइड किया है, हेल्थ के संबंध में, एजुकेशन के संबंध में, या अदर रेसिडेंशियल प्रॉब्लम्स को कहाँ तक दूर करने में सहूलियत देता है, एम्प्लॉइज़ को कौन कौन सा फैसिलिटीज़ देता है। इस तरह के जो हैं वह सोसाइटी के प्रति इस प्रोजेक्ट का क्या व्यू और पॉइंट है उसको दर्शाता है। और उसका चूँकि सोशल अगर नहीं है प्रोजेक्ट तो कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑब्स्टेकल करा कर सकती है। अगर सोसाइटी के लिए हार्मफुल है तो कभी भी प्रोजेक्ट फेल्योर हो सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से कोई भी संस्था बचती है। इसलिए सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस भी करना आवश्यक होता है। यानी प्रोजेक्ट्स, every project involves certain risks. Which type of risk is associated with such type of project must be evaluated. तो इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट में नॉर्मली जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वो सबसे पहला तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क, प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है यानी प्लान है वो कितना साउंड है। क्योंकि प्लान को ही एक्सिक्यूट किया जाना होता और उसमें प्लान जो है वह शेड्यूलिंग का, टाइम शेड्यूलिंग का होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर कोई कमी रह गया, उसमें उसके एक्यूरेसी नहीं है, तो किस काम के लिए कितना फंड कौन से समय चाहिए, अगर वो
जो रिक्वायरमेंट है उसके एस्टिमेशन में गलत हुआ तो सोर्स जो हम कैपिटल अरेंज कर रहे हैं फंड, दैट विल बी इनकम्पिटेंट फॉर दैट वेरी रिक्वायरमेंट. इन दैट सिचुएशन सडनली कैश मैनेजमेंट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क एंड दैट विल टेक सम टाइम, सर्टेन टाइम to be arranged from other sources which had not been planned. In that situation project will be delayed and delayed project will always converted in extra cost, है ना, consumes extra cost, extra time, है ना. तो ऐसे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल का और प्लान का प्रॉपर वे में स्टडी करना कि कितना ऑथेंटिसिटी इसमें है और वो समय पर पूरा होने की संभावना क्या है. रिसोर्सेज, जो जिस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट तो हमेशा प्रोजेक्ट के साथ लगा रहता है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो उसकी अवेलेबिलिटी की ऐसी भी संभावना है कि कभी ये अवेलेबल नहीं हो सकता. अब जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर हमारा रॉ मटेरियल है तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर प्रभावित हो जाए, मानसून है, नेचर है, उसके नेचुरल कैलामिटीज़ है, उसकी वजह से अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसका रॉ मटेरियल फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए तो वो प्रभावित होगा और ऐसे में सडनली रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी यानी इनपुट जो चाहिए रॉ मटेरियल फॉर्म में या लेबर स्कार्सिटी या अनदर प्रॉब्लम्स जो हो सकता है उसके बारे में देखना. इंटरेस्ट रेट रिस्क, इकोनॉमिकल चेंजेस, इंटरेस्ट रेट हो, एक्सचेंज रेट हो, बिजनेस में बूम हो, रिसेशन पीरियड हो, इन्फ्लेशन रेट हो और पॉलिटिकल क्राइसिस हो, ये तमाम जो अनकंट्रोलेबल है उस तमाम रिस्क के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में एग्जाम करना और पता लगाना कि इस चीज़ इन प्रकार के रिस्कों से क्या संभावना है कि बचते हुए या उभरते हुए प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल टाइम में पूरा होगा और इसका भविष्य हमेशा अच्छा होगा. इस चीज़ को देखना, जब इन तमाम एस्पेक्ट से बैंक के एक्सपर्ट संतुष्ट होकर के रिपोर्ट कर देते हैं मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को तो फिर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशंस जो अप्लाई होना चाहिए इस फाइनेंसिंग के संबंध में वो तय किया जाता है. फिर म्यूचुअल जो है डायरेक्ट निगोशिएशन दोनों पक्ष के बीच में, प्रोजेक्ट प्रोमोटर एंड बैंकर्स के बीच में होता है और फिर तय किया जाता है कि ये आधार पे हम आपको फाइनेंसिंग करेंगे, ये रिस्ट्रिक्शंस होंगे और इस आधार पे आप हमारा रिपेमेंट करेंगे. यानी रिपेमेंट शेड्यूल का होगा, लोन अमाउंट का सैंक्शन कितना होगा, लोन फाइनेंसिंग का तरीका कौन सा होगा, है ना. ये जो है सो बहुत तरह सिंडिकेट लोन होगा या कस्टोडियम होगा, यानी लोन का भी डिफरेंट वेराइटीज़ है. किस आधार पे, चूँकि ये लोन का अमाउंट क्या है वो बहुत मायने रखता है. अगर लोन फाइनेंसिंग है तो लोन का अमाउंट बड़ा है, लॉन्ग टर्म पीरियड है तो रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो उस तमाम बातों को तय किया जाता है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप नोट करें और प्रॉपर वे में स्टडी करते हुए इससे क्वेश्चन अक्सर रहता है एग्जाम में.